नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आजकल दक्षिण भारत के कई नेता और विशेष रूप से द्रमुक से जुड़े हुए यानी कि डीएमके के नेता उत्तर भारत के खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं। ये लोग न केवल उत्तर भारत पर टिप्पणी कर रहे हैं, अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, बल्कि सनातन पर भी टिप्पणी करते जा रहे हैं। खास बात यह है कि डीएमके के नेता जब बोलते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती है। उस पर उत्तर भारत के दूसरे दल कुछ नहीं बोलते, खास तौर से इंडिया गठबंधन के लोग। डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ये एमके स्टालिन की पार्टी है, जो वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उनके पिता के करुणानिधि ने ये पार्टी बनाई थी और ये इंडिया गठबंधन में। लेकिन इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस डीएमके के नेताओं की गलत बयानी पर कोई सवाल नहीं उठाती, कोई विरोध दर्ज नहीं कराती। वहीं उत्तर भारत की दूसरी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में हैं, नीतीश कुमार की पार्टी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, ये कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जो बयान आते हैं वो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लेकर ही आते हैं। अभी हाल ही में जो बयान आया है उत्तर भारत के खिलाफ, वो आया है डीएमके के सांसद दयानिधि मारन की तरफ से। दयानिधि मारन ने कहा है कि उत्तर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग केवल हिंदी पढ़ते हैं और ये हिंदी पढ़ने वाले लोग थोड़ी बहुत तमिल सीखकर हमारे तमिलनाडु में आते हैं और यहाँ मकान बनाने का काम, श्रमिक का काम, मजदूरी करते हैं, सड़कें साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। इनको केवल हिंदी पढ़ने के कारण ये स्थिति होती है। मतलब उन्होंने हिंदी का भी विरोध किया है, हिंदी को भी अपमानित किया है और उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को भी अपमानित किया है। उसके साथ ही उन्होंने तमिल की तारीफ की कि तमिल और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग विकास करते हैं, उनको अच्छा वेतन मिलता है, अच्छी नौकरियां मिलती हैं। इसमें उन्होंने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का नाम भी लिया। कहा कि सुंदर पिचाई ने अगर हिंदी पढ़ी होती तो वो भी कहीं लेबर के रूप में, श्रमिक के रूप में मकान बना रहे होते। ये बयान उन्होंने दिया है। इसके पहले इसी पार्टी के सेंथिल कुमार ने भी एक बयान दिया था। सेंथिल कुमार ने बयान दिया जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और उत्तर भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई। तब उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्य हैं, जिन्हें हम गौमूत्र क्षेत्र कहते हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों को गौमूत्र क्षेत्र कहा। चुनाव से करीब एक महीना पहले एमके स्टालिन के बेटे और इसी पार्टी के विधायक द्रमुक के डीएमके के उदय स्टालिन ने बयान दिया। उन्होंने सनातन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा सनातन को खत्म कर देना चाहिए और सनातन को जड़ से मिटाया जाना जरूरी है। लेकिन इन तीनों बयानों पर ना तो चुनाव से पहले और ना चुनाव के बाद और ना ही अब दयानिधि मारन के बयान, कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला है। इंडिया गठबंधन का कोई बयान नहीं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी अनुमान है कि सनातन पर टिप्पणी करने के कारण कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नुकसान हुआ था। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस बात को स्वीकार भी किया कि सनातन पर टिप्पणी के कारण कांग्रेस की पराजय हुई। कांग्रेस को, एमके स्टालिन की पार्टी को गठबंधन से निकाल देना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, जो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं और धर्मगुरु हैं,
उन्होंने तो बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सनातन का श्राप ले लूंगा। लेकिन कांग्रेस या दूसरे गठबंधन के नेता एम के स्टालिन की पार्टी पर और इन नेताओं की जबान पर लगाम लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, मौन है। नीतीश कुमार मौन है। सबसे ज्यादा बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है, लेकिन नीतीश मौन है। तेजस्वी यादव ने जरूर कल इसकी आलोचना की है। अखिलेश यादव भी मौन है। भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद ने तीखी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी तीखी आलोचना की है इस बयान की, दयानिधि मारन के बयान पर। उत्तर भारत में बड़ा आक्रोश है। एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत की सांस्कृतिक विविधता के बावजूद भारत की एकता और तमिल और हिंदी में सामंजस्य और समानता और एकता के सूत्र तलाश रहे हैं, तमिलों के साथ उत्तर भारत के जुड़ाव के लिए विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं और तमिल का भी सम्मान किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में तमिल के नेताओं का ये व्यवहार बहुत शर्मनाक है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ। इसमें तमिलनाडु से विभिन्न प्रतिभाओं को बुलाया गया, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बुलाया गया। छात्र आए, आईआईटी के, आईआईएम से, किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी क्षेत्रों से विभिन्न कलाकारों को बुलाया गया और एक बड़ा आयोजन 2 दिन का काशी में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उसमें उपस्थित रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और काशी में भव्य स्वागत हुआ तमिल के लोगों का। तमिल भाषा का भी सम्मान हुआ, एक बड़ा आयोजन हुआ। लेकिन ये डीएमके के नेता या तो प्रधानमंत्री के इन प्रयासों से तिलमिला गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि अगर उत्तर भारत और अगर दक्षिण भारत का मेल इसी तरह से रहा और सांस्कृतिक एकता बढ़ती रही तो इन लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, या फिर ये लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। इन्हें उत्तर भारत का विरोध करके ये लगता है कि वो शायद अपने वोट बढ़ा लें, लेकिन धीरे धीरे तमिल की जनता भी अब इन मंसूबों को समझ रही है। और उत्तर भारत में जिस तरह से तमिल के लोगों की स्वीकार्यता बढ़ रही है, उसी तरह से दक्षिण में भी इन नेताओं के बयानों को अगर छोड़ दें तो स्थानीय स्तर पर कोई विरोध नहीं। एक समय हिंदी का बहुत विरोध होता था, हिंदी भाषियों का बहुत विरोध होता था, लेकिन आज वो विरोध दिखाई नहीं दे रहा। विरोध केवल राजनेताओं की जबान पर है और इसका खमियाजा राजनेता खुद भुगतेंगे। इस विधानसभा चुनाव में भुगत चुके हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगी फिर इन बयानों की कीमत चुकाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से ये सब बौखलाए हुए हैं और इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इसी वजह से ये इस तरह के अजीब बयान देते हैं। इस बार तमिल के इन नेताओं को सद्बुद्धि दे, दयानिधि मारन को भी, उदय स्टालिन को भी और सेंथिल कुमार को भी, कि वो भारत की एकता को, भारत की सांस्कृतिक विविधता को, भारत की विविध भाषाओं की समृद्धता को भी स्वीकार करें और समझें। तमिल कोई अलग भाषा नहीं। हिंदी और तमिल ये सभी भाषाएं संस्कृत के मूल से निकली हुई भाषा है। सबका मूल संस्कृत है, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयाली हो, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, कोई भी भाषा, जितनी भारत की मातृभाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, सबका मूल एक ही है। लेकिन ये नेता विभाजनकारी मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं और विभाजनकारी मानसिकता इनके मनों में, दिलो दिमाग में बैठी हुई है।
ये विभाजन की राजनीति करके ही आज तक सफल होते रहे। जिस दिन विभाजनकारी राजनीति खत्म हो जाएगी उस दिन ये दल खत्म हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारी कांग्रेस को भी सलाह है, हालांकि सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपेक्षा है देश की कि कांग्रेस अपने गठबंधन के ऐसे नेताओं की हरकतों पर और ऐसे व्यवहार पर रोक लगाए। कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस ने पूरी देश में राज किया है। कांग्रेस का उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक साम्राज्य रहा है। इसलिए कांग्रेस को ऐसी चीज़ों में, ऐसी बातों पर पहल करनी चाहिए और उनको रोकना चाहिए। देखते हैं कांग्रेस चुनाव से पहले कुछ प्रयास करती है कि नहीं, ये समय पर ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।